नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में आखिरकार वो हो गया जिसकी उम्मीद बहुत पहले से की जा रही थी। जी हां, तेज प्रताप यादव अब खुलकर मैदान में हैं और वो अब तेजस्वी यादव के खिलाफ ललकार रहे हैं। एक जनसभा के दौरान जब तेजस्वी यादव को लेकर नारे लगे तो तेज प्रताप ने अपने मन की बात कह दी। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरजेडी के लिए बिहार का रास्ता आसान नहीं होने वाला है अब की, और गठबंधन के लिए उनके अपने ही, जो अब उनके अपने नहीं हैं, कुछ दिन पहले निकाल दिए गए, क्या वो मुश्किल खड़ी करेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तेज प्रताप यादव का ये बयान सुनिए। आपकी बात तेजस्वी सरकार फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे शेष का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता। तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन मीडिया में भी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, मेरे खिलाफ देखा सकता है। तो इसीलिए हम पंकज जी, तेज प्रताप के मन की बात अब निकल रही है? नहीं, मतलब कि मैं इसे अलग तरीके से देख रहा हूं कि इस बार आरजेडी के लिए रास्ता मुश्किल है, क्योंकि देखिए नाराजगी वगैरह पहले होती थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपने दो लोगों को ये टिकट के लिए मांग रहे थे तेज प्रताप कि 243 में से कम दो तो हमारा रहे। हम भी तो लालू यादव के ही बेटे हैं। मीसा भारती के कहने पे अगर 10-15 टिकट मिल सकता है, पूरी पार्टी अगर तेजस्वी यादव चला सकते हैं, तो मैं इतना गैर हूं, इतना गया बीता हूं कि मेरे किसी दो लोगों को नहीं दिया सकता। एक जहानाबाद में मांग रहे थे चंद्रशेखर यादव के लिए, और एक जगह और कहीं मांग रहे थे। और जब आरजेडी ने इनके कहे अनुसार एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया तो इन्होंने उतारे भी थे। 3 कैंडिडेट उतारे थे, 2 का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। ये जहानाबाद वाले लड़े थे। तो वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। और फिर देखिए आज कहां तक स्थिति आ गई है कि ये परिवार से बेदखल किए जा चुके हैं। अब तक लालू यादव ने हर मामले पर बयान दिया है, पर तेज प्रताप को बेदखल किया या नहीं किया लालू यादव नहीं स्पष्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक ट्वीट आया था लालू प्रसाद यादव का, जिसके बारे में कहा गया था कि वो ट्वीट खुद नहीं लिखे, किसी से लिखवाया गया था। कुल मिलाकर कहानी यह है कि तेज प्रताप यादव बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ आसपास ऐसे लोग हैं तेजस्वी के जो उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन संजय यादव जी का नाम बार बार आ रहे हैं, जो गुड़गांव वाले। तो अगर तेजस्वी यादव एक मंच पे ये कहते हैं कि गुजरात का आदमी नहीं बताएगा, तो वही उनके समर्थक कहते हैं तो हरियाणा का भी आदमी नहीं बताएगा। दोनों। तो वहां से मैं देख रहा हूं, और ये पहली बार खुल के बोल रहे हैं। खुल के मतलब अब तक क्या था, परिवार की मर्यादा या बाहर के लोग क्या कहेंगे कि आपस में भाई भाई में फूट है, इस वजह से ये चुपचाप थे। तो वही मैं अब ये खुले मन से टूट गया तेज प्रताप यादव का। ये तो होना ही था। ऐसा थोड़ी है कि पूरे चुनाव में ये अलग लड़ते भी और कुछ बोलते भी नहीं। ये आज न कल तो होना ही था ना। इससे अब ये चूंकि चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। अगर पंकज जी पीछे जाऊं मैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव से तेजस्वी को लेकर पूछा गया कि महुआ से लड़ेंगे क्या, तो तेज प्रताप ने कहा महुआ से वो लड़ने बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं, ये तो पता ही है, दोनों भाई एक ही जगह से कैसे लड़ेंगे, इतना तो कम से कम पॉलिटिकल सेंस होगा ना। और नहीं भी होगा तो लालू यादव के पास तो इतना जरूर है। नहीं, तेज तो दोनों भाई कहने का ये नजरिया समझ में आ रहा था कि महुआ में टक्कर नहीं ले पाएंगे वो हमसे। नहीं, वो राघोपुर से ही लड़ेंगे चुनाव, तेजस्वी यादव। और इस बार महुआ से लड़ने का ऐलान किया है। देखिए क्या होता है, क्योंकि महुआ से जो विधायक हैं वो आरजेडी के ही हैं। हालांकि वो तेजस्वी यादव के ज्यादा करीब माने जाते हैं। अब तेजस्वी यादव के पास है कि वो अपने करीबी नेता को टिकट देते हैं या अपने भाई को के लिए छोड़ देते हैं मैदान।
ये भी देखने वाली बात होगी कि त्याग करते हैं या नहीं करते। जेस्चर भी होता है कि चलिए बड़ा नेता कहीं से लड़ रहा है तो अपने कैंडिडेट को या तो कमजोर उतार दीजिए या तो मत उतारिए। नहीं उतारिए या फ्रेंडली फाइट में ऐसा दे दीजिए, अरे भाई ही है ना, एक जगह जिता दिए इसको, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं करेंगे ऐसा, मुझे पता है। वो देखिएगा कि वहां से मजबूत कैंडिडेट भी देंगे और वो कोशिश ये रही कि आरजेडी का जो कैंडिडेट है वही जीते। तेजस्वी की राजनीति अभी आप समझ नहीं रहे इतना, मतलब कि उनकी बहन भी अनकंफर्टेबल है, मीसा भी, ये तेज प्रताप भी अनकंफर्टेबल है और खुद तेजस्वी यादव भी अनकंफर्टेबल है। तेजस्वी यादव कैसे अनकंफर्टेबल है पता है? इस बार कोई वो मुद्दा ही नहीं बना पा रहे, कोई सेट ही नहीं कर पा रहे। जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे दूंगा, यह मुद्दा क्लिक कर गया था। इस बार क्या है कि वो मुद्दा खुद सेट करे, उससे पहले राहुल गांधी आ गए हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। इनका काम है सिर्फ पीछे से फॉलो करते रहना कि हाँ। और अब जो भी मुद्दा बिहार में महागठबंधन सेट कर रही है वो कांग्रेस का मुद्दा है और तेजस्वी यादव का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ज्यादा हो जा रहा है, वो दिल्ली वाला मुद्दा सेट हो रहा है, जबकि बिहार में चाहिए ग्राउंड जीरो वाला मुद्दा। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव भी मंच से कह रहे हैं कि यहां बेरोजगारी मुद्दा है, यहां पलायन मुद्दा है, लेकिन कोई सुने उनकी बात तब ना। वो जितने लोग आ रहे हैं खाली वोट चोरी करके चले जा रहे हैं और पब्लिक कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है कि भाई वोट चोरी से थोड़ी ना कुछ, हमारे लिए भी तो कुछ बोलो। बिल्कुल आता हूं, लेकिन तेज प्रताप का एक और बयान सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। सबको महज ये बयान लग रहा होगा, लेकिन मुझे दिल की कसक लग रही है कि जो मेरा नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। नहीं, जो अपनों का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। वही अपना मेरा नहीं कहा, हाँ अपनों का नहीं हुआ मतलब अपने परिवार का, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो बिहार के सभी यादवों का हो जाएगा। ये मुझे सवाल उठा रहे हैं, दिल की कसक लग रही है। अब जो भी हो सकता है वो भी परिवार से अलग होने का दर्द लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता रहा था, वो पिछली बार वो बात अधूरी रह गई। तेजस्वी यादव को देखिए, उनकी राजनीति कांग्रेस कैसे खेल रही है बिहार में। एक सीमांचल से पप्पू यादव यानी यादव नेता उठा लिया, जब भूमिहार के गढ़ में आए तो अश्विनी कुमार और कन्हैया कुमार दो नेता को उठा लिया भूमिहार के। उसके बाद दलित एक नेता को राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ईसीबी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो होता है उसमें मुकेश साहनी को अपने साथ रख लिया। कांग्रेस धीरे धीरे हर जात में, हर समाज में अपना एक नेता, बड़ा नेता पैदा कर रही है, उसको अपना रही है। यह तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी है। मैं आज बोल दे रहा हूं, मुसलमान में मोहम्मद जावेद जो किशनगंज के सांसद हैं, वो बहुत बड़े चेहरे हैं। तारिक अनवर वो बहुत बड़े चेहरे हैं। और मैं आपको आज ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं कि मुसलमानों की पहली पसंद, अगर दोनों अलग हुए, अभी तो साथ में है तो उधर ही जाएगा, लेकिन अगर अलग हुए तो कांग्रेस है, आरजेडी नहीं है। नहीं, पिछली बार भी तो यही गलती हुई थी ना, 70 सीटें कांग्रेस को दे दी गठबंधन में और वही 70 सीटें तेजस्वी के सीएम बनने की दूरी पर रह गई। अगर वो नहीं तो इस बार भी लेगी, इस बार भी लेगी कांग्रेस। और मैंने भी एनालाइज किया कि अगर 70 सीटें कांग्रेस के हिस्से में ना दी होती चुनाव लड़ने के लिए, 20 या 25 पर उनको लड़वाते और 50 सीटें और लेते, तो तेजस्वी आराम से मुख्यमंत्री बन गए होते। अरे भाई साहब, तेजस्वी के बस में रहेगा तब ना।
आप तो ऐसे करें जैसे तेजस्वी को बांटना था, उन्होंने नहीं बांटा। लेकिन जब अरे आप कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, जो मजबूत होगा उसका ज्यादा कैंडिडेट ज्यादा लड़ेगा ना। अब तमिलनाडु में बीजेपी जाए और कह दे कि नहीं हम ज्यादा सीट पर लड़ेंगे, एआईएडीएम के नहीं लड़ेगी, तब तो नहीं, फिर बात ज्यादा नहीं तो बनेगी ना। आरजेडी ही लड़ेगी। हाँ, यूपी में बात आएगी तो कोई आएगा तो यूपी में बीजेपी ज्यादा लड़े। नहीं नहीं, बिहार में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 3-4 चुनाव से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ऑन एन एवरेज 20% है। मतलब जितनी सीटें मिलती है उसकी 20% सीटें ये जीतते हैं। जैसे 70 सीट लेके अभी 19 सीट जीता था। कहीं भी देखिए जितनी सीटें वो 20% एवरेज स्ट्राइक रेट है। वो लेफ्ट का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को कम सीटें मिलती क्योंकि वो बार्गेन नहीं कर पाते, वो माहौल नहीं बना पाते। उसके बाद आरजेडी की है, लेकिन आरजेडी दबाव में आ जाती है कांग्रेस की। आरजेडी की मजबूरी वहां क्या है पता है? उसको पता है कि कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं, लेकिन आरजेडी को यह भी पता है कि अगर कांग्रेस हमसे अलग हट गई तो मुस्लिम वोट डिवाइड कर लेगी। तो इस वजह से ये दबाव में रहते हैं हमेशा। और कांग्रेस इनका कमजोरी जानती है। अभी तो देखिए, आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी बिहार की यात्रा वोट बचाने के लिए कर रहे हैं या वोट चोरी के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मैं हूं लीडर। और आपको कृष्णा अल्लावरू का वो बयान नहीं याद होगा? कृष्णा अल्लावरू जब प्रभारी बन के आए थे आज से 3 महीना पहले, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी बिहार में, हम बड़े हैं। ये कृष्णा अल्लावरू ने कहा था। आपको शायद एक चीज और नहीं, राहुल गांधी का सुना उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार ने साफ साफ ये पूछा कि तेजस्वी यादव ने आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, क्या आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे? चाहते तो राहुल गांधी हाँ या ना में कह सकते थे, लेकिन वो जिलेबी की तरह घुमाते रहे बात को। एक भी कांग्रेस के नेता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार अब तक नहीं बताया है, नॉट इवन सिंगल। अभी तो कोई नहीं बोल रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि विवाह के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, और जो शब्द बोले गए मैं क्यों बोलूं, और किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा तो बात की बात है। वो खुद ही कह रहे हैं गठबंधन वाले। अच्छा, एक बार बताइए कि हर बार चुनाव लड़ते थे तेजस्वी को घोषित करके लड़ते थे, आई बार विवाह दूल्हा सुहागरात ये सब बतिया रहे हैं। कहिए ना कि कांग्रेस में मोड़े हुए अंदर ही अंदर आपको, और आपको हक भी नहीं पा रहे हैं। किसी को ऐसा दर्द है कि इसको बता भी नहीं सकते हैं। तो उसी मरोड़ में तेज प्रताप यादव और मुश्किल बढ़ा रहे हैं आरजेडी की। आखिर सवाल बिल्कुल बिल्कुल, और मुश्किल कौन बढ़ा रहा है मैं बता रहा हूं। कांग्रेस कैसे मुश्किल बढ़ाए? जितना बिहार को गाली देने वाला नेता था सबको कांग्रेस ने वोट यात्रा में बुला लिया। ये चन्नी तो रेवंत रेड्डी तो सिद्धारमैया और ये स्टालिन, जितने लोगों ने बिहार को गाली दिया है भारत में, सबको इकट्ठा करके कांग्रेस घुमा रहा है बिहार में। अब बताइए वोट बढ़ेगा या वोट कमेगा? वो तो जनता तय कर लेगी। आप बताइए कि एक रोजगार मुद्दा होता, पलायन मुद्दा होता, और आज मुद्दा है प्रधानमंत्री की मां को गाली। अब महागठबंधन का वोट बढ़ेगा या घटेगा? ये जनता सब तय करेगी पंकज जी। लेकिन सिंपल सी बात है, सिंपल सी बहुत बात है जो मुझे समझ में आता है कि बिहार का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो दिल्ली की राजनीति वहां नहीं चलेगी। ये बात समझना होगा। वहां आपको नल में पानी नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, ये मुद्दा उठाना होगा। बाढ़ आ रही तो बाढ़ से लोगों को बचाया कैसे जाए, ये मुद्दा उठाना होगा। और दूसरी तरफ देखिए आप वहां पर बात करेंगे कि कैसे पहुंचेंगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, जो पिछली बार आपने जिक्र किया 10 लाख का क्लिक किया, ये सब मुद्दे चलेंगे। दिल्ली में ईडी छापेमारी कर रही है आपके नेशनल हेराल्ड केस में, एसआईआर पे, ये सब मुद्दे वहां नहीं चलने वाले। नहीं, एक चीज और है, अब सामने वाला क्या कर रहा है ये भी तो देखिए। नीतीश कुमार हर दूसरे दिन एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए इनिशियल 10,000, और अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो 2 लाख। उसके बाद पता चला कि जितने घर हैं सबको 125 यूनिट तक फ्री बिजली। उसके बाद मतलब कोई भी 1 लाख सालाना, और 6 महीने बाद उसको रिव्यू करके 2 महिलाओं लाख उनके व्यवसाय के लिए। नहीं, महिलाओं को, बुजुर्गों को पहले 400 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलता था, अभी 1100 बढ़ा के कर दिया और दे रहे हैं। ऐसा कोई भी योजना नहीं है कि हम बाद में देंगे चुनाव जीतने के बाद, दे रहे हैं। नौजवानों को 1 लाख नौकरी, 1 लाख सिर्फ टीचर में, 55,000 सिपाही में, ये कर रहे हैं। और दूसरा तरफ कर रहा है रेवंत रेड्डी, स्टालिन, वही तो क्या है नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए योजनाओं की बात कर रहे हैं। 3 करोड़ 70-72 लाख महिलाएं जो वोटर हैं, उन महिलाओं को विश्वास भी है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं तो होगा, क्योंकि
शराबबंदी का आप कितने भी बड़े पैमाने पर विरोध कर लीजिए, ब्लैक में मिलती है, मैं ये भी बात मानता हूं, लेकिन शराबबंदी ने बिहार के गरीब तबके की महिलाओं की स्थिति में सुधार बहुत बड़े पैमाने पर लाया है। यह बात आप भी मानते हैं? नहीं, आखिरी बात आपने जो शराबबंदी वाली बोली ना, ये बात सही है कि शराबें चोरी छुपे मिल रही, ये बात भी सही है कि ब्लैक में मिलता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन इस शराबबंदी से आया। नहीं, कोई भी शराबी की ये मजाल नहीं कि अब खुलेआम अपने घर की औरतों को मार सके या सड़क पे हंगामा करे दारू पी के। नया पियांक नहीं तैयार हो रहा है, वो जो पहले ऑलरेडी पीते थे वही मिल ही नहीं रहा है, सामने खुलेआम दिख ही नहीं रहा है, तो चोरी छुपे नए शराबी वैसे नहीं बनते। और आज जो शराब पीता भी है ना, वो डर से किसी कोने में दुबका रहता है कि किसी को पता न चल जाए मैं दारू पिए हुए हूं। तो यही वजह है पहले खुलेआम सड़कों पे झूमते चलते थे, महिलाएं कर रही हैं। आखिर में मेरा पंकज जी एक सवाल, अगर तेजस्वी इसी तरीके से और मुखर होते हैं आगे, तो क्या यह बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? मतलब तेज प्रताप, हाँ तेज प्रताप, देखिए तेज प्रताप जाहिर तौर पे जब वो अपनी पार्टी बना के लड़ रहे हैं और जब वो कैंडिडेट हर जगह खड़ा करेंगे, जैसे उन्होंने 3 कैंडिडेट की अब तक घोषणा कर दी है, महुआ से खुद भी हैं और 2 जगह से और इन्होंने बता दिया कि ये मेरे कैंडिडेट रहेंगे। ऐसे कर करके इनकी योजना के 15 से 20 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार दी जाए, ऐसा नहीं कि जहां तहां 243 में कुछ भी खड़ा कर दिया। तो ये देख रहे हैं कि वो सामने वाले का पॉपुलैरिटी है कि नहीं, और फिर ये इंतजार करेंगे आरजेडी के टिकट का बंटवारे का। जब आरजेडी में आपको पता है कि हर जगह पे 2 या 3 उम्मीदवार होते हैं टिकट लेने के लिए, तो एक को मिलेगा तो दूसरा नाराज होगा। इनकी नजर वो है कि जिसको टिकट नहीं मिला, क्या वो यादव कैंडिडेट हमारे साथ आ सकता है? देखिए अभी चुनाव में लंबा वक्त है, अभी और एग्रेसिव होंगे, भीड़ अच्छी खासी जुट रही है, आप इनकी सभाओं की भीड़ जाके बीजेपी की तरफ देख लीजिए। अरे अब ये देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि बहुत सारी पार्टियां लड़ेगी, अब हर पार्टी के लड़ने से किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये सोचना उन पार्टियों का काम नहीं है। अब हम बार बार ये सोचते हैं कि प्रशांत किशोर के लड़ने से किसको फायदा होगा। अरे प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो उनको यह देखना है कि मेरा कितना ज्यादा से ज्यादा वोट आ जाए। ये इस हिसाब से तो ना ओवैसी को लड़ना चाहिए, ना प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए, ना तेज प्रताप को लड़ना चाहिए, ना मायावती को लड़ना चाहिए, ताकि कोई ना कोई तो किसी न किसी का वोट काट रहा है। तो लोकतंत्र में सिर्फ क्या करना चाहिए, यही दोनों को लड़ना चाहिए। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अब देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। फिलहाल तेज प्रताप यादव कह सकते हैं कि पहली बार मंच से भाई तेजस्वी पर बोलते नजर आ रहे हैं, और इसका असर क्या होगा ये चुनाव में जनता तय करेगी। फिलहाल विस्तार से चर्चा हुई, आपको इस वक्त बिहार का चुनाव कहां कुछ खड़ा है जिसका ऐलान कुछ वक्त बाद होने वाला है, अभी आपको स्थिति समझ में आ रही होगी कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।